नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे बीएमसी चुनाव को लेकर फडणवीस ने उद्धव की उधेड़ी बक्कल, क्यों संजय राउत के बयान पर मचा बवाल और उद्धव की पार्टी में क्यों है हलचल तेज। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव पर बीजेपी ने खींची बड़ी लकीर। सीएम फडणवीस बोले, धनुष बाण तुम्हारा मगर निशाना हमारा, टेंशन में आया विपक्ष। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला, बोले एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे धीरे बीजेपी में विलीन। राहुल गांधी की जेन जी वाले पोस्ट पर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल, संजय राउत बोले उनमें वो साहस है जो हमारे पीएम में नहीं। देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा कदम, छगन भुजबल समेत 7 नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। मराठा आरक्षण पर सरकार के फैसले को चुनौती, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। खबरों में सबसे पहले बात सीएम फडणवीस की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल फूंक दिया है। 16 सितंबर को बीजेपी महासम्मेलन में एक एक करके उन्होंने कई निशाने साधे। वहीं मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि कोई खान मुंबई का महापौर ना बन जाए और इसकी आशंका जताकर सीधी वोट बंटवारे की रेखा भी खींच दी। बीजेपी के सम्मेलन में कांग्रेस या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर नहीं लिया गया। आक्रमण सीधा ठाकरे गुट और मनसे पर था, यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में ठाकरे ब्रांड को निशाने पर लेते हुए बाला साहब ठाकरे को ही सिर्फ ब्रांड माना और 15,000 सदस्यों वाली बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में हार का जिक्र करके उद्धव की भयंकर बेइज्जती कर दी। उन्होंने कोरोना काल में हुए भ्रष्टाचार पर भी उद्धव ठाकरे को कफन चोर तक कह डाला। शिवसेना के असली गुट को भी यहां पर साफ करते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ही बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना बताकर चुनावी गठबंधन तक की घोषणा कर डाली। बीजेपी के ब्रांड के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व स्तर का ब्रांड बताकर दूसरे किसी नए ब्रांड को भी खारिज कर दिया। साथ ही शिवसेना से गठबंधन टूटने और महानगर पालिका चुनावों में पुराने समझौतों पर मिले धोखे को भी एक एक करके देवेंद्र फडणवीस ने उजागर किया। सीएम के भाषण में रही सही कसर को बीजेपी प्रमुख अमित साटम ने खान का मुद्दा उठाकर सीधी चुनावी रणनीति तैयार करने की ओर इशारा कर दिया। यह आयोजन मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए भले ही हो, लेकिन इसका स्पष्ट संदेश राज्य के सभी स्थानीय निकायों के लिए था। बीजेपी के आक्रामक रवैये पर शिवसेना के ठाकरे गुट और मनसे का जवाब आना भी तय था। ठाकरे गुट यानी कि ब्रांड मामले में अपनी स्थिति साफ करने की बजाय इस सब्जेक्ट को पार्टी के पुराने नेता यानी आनंद दिघे को बीच में लाकर भटकाने में जुट गया। उसका मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के विज्ञापन में बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे का फोटो एक साथ नहीं छापा जाना चाहिए था। हालांकि शिवसेना यानी शिंदे गुट अपनी अलग पहचान बनाने में लंबे वक्त से दोनों का फोटो एक साथ इस्तेमाल करता देखा गया है, लिहाजा ये कोई नई बात नहीं थी। ठाकरे गुट ने आनंद दिघे के बहाने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधा, मगर वो बीजेपी के उठाए मुद्दों के विरुद्ध अपने मुकाबले को समझा भी नहीं सके, जिसमें फिलहाल बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है। शिवसेना का धनुष बाण अपने हाथ में लेकर लक्ष्यों पर निशाना साधने की कोशिश शुरू हो चुकी है। त्योहारी मौसम में कुछ तीर और कुछ तुक्के जरूर लगेंगे, मगर बीजेपी अपनी कमी कमजोरी को ढककर आगे बढ़ने में जुटी है। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे के धनुष बाण को लेकर बीजेपी ने पूरा यहां पर जो एक तरह से कहे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसमें देवेंद्र फडणवीस काफी हद तक कामयाब नजर आए और इसकी टेंशन विपक्षी खेमे में साफ साफ नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गद्दार हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। राजेश मौर्य कौन है हमें पता भी नहीं। संजय राउत ने प्रताप सरनाइक और एकनाथ शिंदे की कामयाबी यानी उपलब्धियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने दो टूक कहा कि वो ठाणे जाएंगे या नहीं ये कोई सवाल ही नहीं है, वो कल ही ठाणे जाकर आए हैं।
संजय राउत ने कहा कि राजन विचारे पहले से ही पार्टी में हैं और अगर वो नहीं होते तो शिंदे भी नहीं होते। सतीश प्रधान के टिकट के मुद्दे पर उन्होंने एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा कि सतीश प्रधान को खुद बाला साहब ठाकरे ने उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने दावा किया है कि शिंदे गुट की मानसिकता बेहद निचले स्तर की है और अब इस पर बात खत्म हो चुकी है। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमने कभी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के साथ किसी और का फोटो नहीं लगाया, यानी आनंद देगे का जिक्र यहां पर भी उन्होंने किया और पीएम मोदी से बड़ा फोटो लगाओ, ना कि आनंद देगे का। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट धीरे धीरे बीजेपी में विलीन हो रहा है और धमकियों से वो डरने वाले नहीं है। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे 4 अक्टूबर को पुणे और मराठवाड़ा का दौरा करेंगे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकातों पर भी बयान दिया और कहा कि ये सब सिर्फ तनाव पैदा करने की कोशिशें हैं। बीजेपी नेताओं के बयान पर संजय राउत ने कहा कि विधायक होने के बावजूद वो मर्यादा नहीं रखते और विधानसभा में मारपीट करते हैं। संजय राउत ने साफ किया कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और अपने विचार खुलकर रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और शिंदे गुट के नेता धीरे धीरे एक हो रहे हैं, लेकिन शिवसेना यूबीटी अपने विचारों पर अडिग है। संजय राउत के हर रोज जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि इस वक्त उद्धव ठाकरे काफी दबाव में हैं और उनकी पार्टी के सभी नेता यहां पर किसी न किसी तरह से सिर्फ महायुति सरकार के नेताओं पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब हो रहे हैं। यानी बीएमसी चुनावों को लेकर माहौल जो है वो काफी गर्मा गया है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। खबरों में अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के नए आरोपों और जेन-ज़ी को लेकर की गई टिप्पणी ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। बीजेपी के हमलों के बीच शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के नेताओं ने राहुल गांधी का बचाव करने की कोशिश की है। एनसीपी शरद पवार पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि सशक्त लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है। संजय राउत ने भी जेन-ज़ी वाले पोस्ट पर कहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं जो एक संवैधानिक और महत्वपूर्ण पद है। उनमें वो साहस है जो हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है। सैकड़ों पत्रकारों को एक साथ संबोधित करना राहुल गांधी की बहादुरी है जो वो लगातार दिखाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के जरिए एक डेटा रखा। मेरे ख्याल से यह आरोप बीजेपी या किसी दूसरे पर नहीं बल्कि यह आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं। राजनीतिक पार्टियां क्यों इसकी चिंता करती हैं? उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो इसका जवाब दे। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी और दूसरी पार्टियों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। यानी संजय राउत ने एक बार फिर चुनाव आयोग को बीजेपी का यहां पर कहा कि एक तरह से वो नया ठिकाना बन गया है। बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं, लेकिन इसका देवेंद्र फडणवीस ने भी करारा जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राहुल गांधी के पास सिर्फ झूठे तथ्य हैं, झूठे आंकड़े हैं, इसलिए वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता इसका बराबर जवाब देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में साल 2027 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मंत्री समिति गठित की है। महाराष्ट्र सरकार ने 2027-28 में होने वाले महाकुंभ के लिए राज्य सरकार के 7 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन कर दिया है। बीजेपी नेता और मंत्री गिरीश महाजन को कुंभ मेला मंत्री और कमेटी का प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा दूसरे 6 सदस्य मंत्रियों के नामों में छगन भुजबल, दादा भूसे, उदय सामंत, जय कुमार रावल, एडवोकेट मणिकराव कोकाटे और शिवेंद्र सिंह भोसले के नाम शामिल हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की समाप्ति के बाद से ही महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र से करीब 25 अधिकारी महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 4 से 5 दिन रहे थे, जहां से उन्होंने अनुभव हासिल किए हैं अब उसे नासिक कुंभ में इस्तेमाल करेंगे। राज्य सरकार कुंभ की तैयारियों को काफी गंभीरता से ले रही है और इसके लिए बजट में किसी तरह की कमी ना होने का दावा किया जा रहा है। खबरों के आखिर में बात बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की। मराठा आरक्षण से जुड़े अहम मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने 2 सितंबर के जो सरकार ने फैसला लिया था उसको चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि ये याचिका जनहित याचिका के दायरे में नहीं आती है। अगर शासन कोई फैसला लेता है तो उस फैसले को चुनौती देनी है तो इसके लिए सही रास्ता रिट याचिका दाखिल करनी होगी। यह जनहित याचिका अधिवक्ता विनीत धोत्रे ने दाखिल की थी, जिसमें हैदराबाद गजट के
क्रियान्वयन को मंजूरी देने वाले शासन के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने कहा कि इस पर पहले से ही कई रिट याचिकाएं दाखिल हैं और उनकी सुनवाई चल रही है, इसलिए अलग से जनहित याचिका की जरूरत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि याचिकाकर्ता अगर चाहे तो वो इस मुद्दे को रिट याचिका के रूप में खंडपीठ के सामने रख सकते हैं। वह याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी याचिका सही मायनों में जनहित से जुड़ी है, इसलिए इसे खारिज करना उचित नहीं है। इसी आधार पर अब याचिकाकर्ता ने फैसला लिया है कि वो मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। यह घटनाक्रम मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब इस पर कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि मनोज जरांगे ने 2 सितंबर को अपना अनशन खत्म किया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद सरकार ने जीआर यानी सरकारी आदेश जारी किया था। जीआर में मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुणबी, मराठा कुणबी या कुणबी मराठा के रूप में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। सरकार ने 58 लाख मराठाओं के कुणबी रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों में दर्ज करने, वंशावली कमेटी के गठन और शिंदे कमेटी को कार्यालय उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई थी। यानी जो मराठा आरक्षण के तहत मंजूरी दी गई थी, उसको लेकर अब विरोध की आवाजें उठने लगी हैं और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।